चलिए बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कन्नावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार इस चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चनों की आज आपसे बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हमने पिछली क्लासों के अंदर इससे पहले वाले जो चैप्टर हैं उनके सभी के वन लाइनर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आप वहाँ अपनी चैनल के लिंक में जाकर आप वहाँ से आप उन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो हमें दे रखा है पार्ट 10, इसकी हम आपसे बात करने वाले हैं। तो करते हैं देखो चर्चा। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो भाई इसके अंदर हमारी आँख से संबंधित और इससे संबंधित कुछ रोगों की हमें चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं मानव नेत्र की सबसे पहले तो मानव नेत्र के अंदर की हम बात करते हैं सबसे पहले समंजन क्षमता के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बन के तैयार होता है हमारा, ये जो समंजन क्षमता जो आँख की होती है ना, वो क्या होती है, इससे हम पहले परिचित होते हैं। देखो, आँख के अंदर समंजन क्षमता का मतलब ये होता है कि मानव एक ऐसा जीव जंतु है, जीव है जिसके अंदर अपनी आँख को ऑटो फोकस करने की क्षमता पाई जाती है। और वो चाहे तो वो अनंत पर रखी हुई वस्तु को देखे, चाहे वो उसके नज़दीक रखी हुई वस्तु को देखे, तो उसको फोकस करने में किसी भी वस्तु को दिक्कत नहीं आती है। मतलब उसके अंदर फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता पाई जाती है। इसी क्षमता को हम उसकी क्या कहते हैं भाई, समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर। दूसरा बनता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। भाई तो आँख का भाग जो है ना, रेटिना वाला भाग, आँख की एक झिल्ली है रेटिना, इस पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो उल्टा बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। उल्टा वास्तविक जो भी है हमारे पास, इससे पहले वाले जो चैप्टर हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, वहाँ पर हमने इसको डिस्कशन कर लिया है। दूसरा है अब निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो देखो, आंखों से संबंध कुछ दोष उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें हमें ना कुछ दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं होती हैं, किसी बीमारी में हमें पास की वस्तु क्लियर नहीं होती। तो उससे संबंधित कुछ बीमारी हैं, इन्हें निवारण करने के लिए हम चश्मे का उपयोग करते हैं। और जिस चश्मे में हमें फिर क्या लगाना पड़ता है, लेंस, जिसे बात किया जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष की यदि हम बात करें तो जो हमारे पास निकट दृष्टि का दोष है, तो उसमें निकट की जो वस्तुएं हैं ना हमारे पास, वो तो क्लियर रहती हैं, क्लियर। और जो दूर की वस्तु है ना, वो हमारे पास हो जाती हैं क्या, ब्लर। दूर की वस्तुएं ब्लर हो जाती हैं। इसका निवारण करने के लिए हम क्या करने वाले हैं भाई, याद रखना है, निवारण करने के लिए हम लगाने वाले हैं कौन सा, अवतल लेंस। इस अवतल लेंस का हम इसका निवारण करने के लिए उपयोग करते हैं। तो ऐसे याद रखना है आपको कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो क्लियर रहती हैं और दूर की वस्तुएं क्या हो जाती हैं, ब्लर हो जाती हैं। इस तरीके से हम इसको क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है फिर दूरदृष्टि दोष। उसी तरीके से दूरदृष्टि दोष में दूर की जो वस्तुएं होती हैं ना, वो तो हमारे पास क्या रहती हैं, क्लियर। और जो निकट वाली वस्तुएं होती हैं, मतलब पास की जो वस्तुएं होती हैं, वो हो जाती है हमारे पास क्या, ब्लर। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है, ब्लर हो जाती हैं। और इसका निवारण करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसका निवारण करने के लिए हम उत्तल लेंस का क्या करने वाले हैं, सॉरी, उत्तल लेंस, इसका उपयोग करने वाले हैं भाई। ये हमारा इस क्वेश्चन के क्या हुए, जवाब हुए। तो भैया आगे बात करते हैं, देखते हैं। उसी तरीके से हमें दूरदृष्टि दोष दे रखा है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, किंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में समस्या उत्पन्न होती है। तो उत्तल लेंस का उपयोग करके इस रोग को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। ठीक है, आगे आ जाता है। जब कभी कभी अब ऐसा भी होता है कि मान लो व्यक्ति की आंख के अंदर दोनों ही प्रकार के दोष एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस दोष को हम, मतलब निकट दृष्टि दोष भी हो गया और दूर दृष्टि दोष भी हो गया, तो इस दोष को हम जरा दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। मतलब ये बुढ़ापे की एक तरीके से बीमारी है। तो इसके अंदर हमें द्विफोकसी लेंसों का उपयोग किया जाएगा। द्विफोकसी लेंस का मतलब ये है कि हमें उसके अंदर अवतल लेंस भी लगाना होगा और साथ में हमें उसके अंदर उत्तल लेंस भी लगाना होगा। ठीक है, तो दो फोकसों वाला हमें चश्मा लगाना पड़ेगा, जिससे हम पास की वस्तुओं को भी देख सकें और दूर की वस्तुओं को भी देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा अलग अलग रंगों में विभक्त करना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये विक्षेपण नहीं, विक्षेपण कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। देखो, वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है हमारे पास कांच का एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म से आप क्या करोगे भाई, प्रकाश को ऐसे ही गुजारोगे तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है।
और ये जो पर्दे पर प्राप्त होता है, इधर एक पर्दा लगा होता है, इस पर्दे पर हम इसको बोलते हैं वर्णक्रम या फिर स्पेक्ट्रम, इसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इसमें हमें 7 रंग दिखाई देते हैं, जिसमें आधार की तरफ हमारा बैंगनी रंग होता है और ऊपर की तरफ हमारा क्या होता है, लाल रंग होता है भाई। ठीक है, ये हमारा इसका वर्णक्रम का सिस्टम होता है। देखते हैं, बात करते हैं। जैसे ही श्वेत प्रकाश हमारे पास जो दे रखा है ना, उस श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म के द्वारा क्या करने वाले हैं भाई, प्रिज्म के द्वारा अलग अलग रंगों में विभक्त करना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके अंदर कितने रंग होते हैं भाई, इसे भी हमें याद रखना है। तो इसके अंदर 7 रंग होते हैं। इनका क्रम जो होता है ना, आधार में बैगनी होता है और ऊपर की तरफ क्या होता है, लाल। जैसे हम बैजानी या पीनाला के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म के आधार की ओर तथा शीर्ष की ओर कौन कौन से रंग होते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा हो सकता है। आधार की तरफ बैगनी और शीर्ष की तरफ कौन सा होता है, लाल। दूसरा आता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, इसका मान बताइए भाई। वह दूरी होती है जिस पर वस्तु को हम पास में रखकर जितनी क्लियरली रूप से देख सकते हैं, वो हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। और इसका मान जो होता है ना, वो होता है हमारे पास कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 25 सेंटीमीटर। दूसरा आ जाता है हमारे पास, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट है मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूर पर होते हैं। तो भाई इन दोनों को हमें याद रखना है कि दूर बिंदु जो होता है ना, वो तो भाई होता है कहाँ पर, अनंत पर। और निकट बिंदु जो होता है ना, वो होता है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। मतलब दूर तो हम अनंत की वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन पास में हम 25 सेंटीमीटर तक की देख सकते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे कैसे दिखाई देती हैं भाई, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वायु में उपस्थित झूल के कण जो होते हैं, विभिन्न वायु रंग जो होते हैं, वायुमंडल में बिखर जाते हैं इन कणों से टकराकर। तो परावर्तन अपवर्तन की जो घटना होती है बार बार, तो सूर्य का जो तारे जो हैं उनसे चलकर आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हमें तारे झिलमिलाते टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। दूसरा बनता है प्रकाश किस घटना के कारण, सॉरी, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो ये हमें पता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना, इसके कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। क्योंकि सबसे ज्यादा फैल रहा है हमारे पास कौन सा, ये वाला रंग, नीला। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की रंग की अपेक्षा काला प्रतीत होता है, किस कारण। तो देखो भाई, अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाता है तो उसे आकाश नीला नहीं दिखाई देता है, उसे दिखाई देता है कैसा, काला। क्यों, क्योंकि ऊपर जाकर जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में जाते जाएंगे, वहां पर हमारा वायुमंडल नहीं होने के कारण इन रंगों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। रंगों का प्रकीर्णन नहीं होगा तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा भाई, काला दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के चारों समय सूर्य के चारों ओर का जो भाग है ना, वो हमें लाल दिखाई देता है। ये किस घटना के कारण होता है। तो बिल्कुल सही है, जब सूर्य उदय हो रहा होता है और जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय पे सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण, याद रखना है। प्रकाश के वर्णक्रम में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। इसलिए हम इसी लाल रंग का उपयोग सिग्नल वगैरह देने के लिए करते हैं भाई। ज्यादा दूर से हम इसी रंग को देख सकते हैं भाई, लाल रंग को। स्पष्ट दृष्टि, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। समंजन क्षमता हो चुका है। दृष्टि दोष हमारे पास हो चुके हैं। प्रिज्म हमारा हो चुका है। अब आ जाते हैं हमारे पास ये विचलन कोण, इनकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। विचलन कोण क्या है भाई हमारे पास, देखो, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम क्या कह देते हैं, विचलन कोण कह देते हैं। बड़े विक्षेपण हम पढ़ चुके हैं, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें 7 रंग होते हैं। इसमें आधार की ओर बैगनी होता है और ऊपर की ओर लाल रंग हमें देखने को मिलता है। बाकी का हम तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या, ये टिंडल प्रभाव वाला क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव, देखो इसमें यदि बात की जाए तो जो हमें प्रकीर्णन और टिंडल प्रभाव दे रखा है, तो देखो टिंडल प्रभाव में क्या होता है भाई, धुंधले और पारदर्शी और एक कोलाइडी विलयन से प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो वह विलयन के कणों से अंतःक्रिया करने लगता है और मार्ग में क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है, मतलब फैल जाता है, जिसके कारण प्रकाश किरण का मार्ग हमें
सदृश प्रकाश पुंज की भांति चमकीला दिखाई देने लगता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कह देते हैं। जैसे कि यदि देखा जाए कि मान लो किसी कमरे के अंदर कहीं से भी एक प्रकाश की किरण आ रही है, बाकी उसके अंदर पूरा का पूरा क्या अंधेरा है, तो जो प्रकाश की किरण आ रही है छल के, उसमें यदि हम घर के अंदर पाए जाने वाले धूल कणों को देखें तो वो गति करते हुए उसमें दिखाई देंगे। ये घटना क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। उसके बाद है हमारे पास जो आसमान में इंद्रधनुष बनता है बरसात होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में, वो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है हमारे पास, भाई वर्ण विक्षेपण है। कि पानी की बूंदें जो होती है ना, वो एक प्रिज्म का कार्य करने लगती हैं और उनसे जब प्रकाश होकर निकलता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में हमें ये 7 रंगों का एक पैटर्न दिखाई देता है। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को हम क्या नाम देते हैं, भाई स्पेक्ट्रम कहलाता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आकाश के नीले रंग का कारण, प्रकाश का विकिरण। गहरे समुद्र में जल का नीला दिखाई देना, भाई ये भी प्रकाश का परावर्तन है। भाई हमारे पास प्रिज्म के दो फलकों के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, भाई प्रिज्म कोण कहते हैं। बड़ विक्षेपण क्या होता है, तो प्रिज्म से होता है। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश की किरण का सर्वाधिक विचलन होता है, भाई याद रखना है वाली बात आपको। तो जो प्रिज्म है हमारे पास, उस प्रिज्म की यदि बात करें हम कि इस तरीके से प्रिज्म से हमने क्या डाला, तो आधार की तरफ जो रंग मिल रहा है ना, वो तो है हमारे पास बैंगनी, और जो रंग हमें यहाँ मिल रहा है वो है हमारे पास लाल। बाकी के रंगों का जो पैटर्न है ना, वो हमें इसी के बीच में मिल रहा है। तो यहाँ पर जो विचलन है ना, वो सर्वाधिक विचलन किसका हो रहा है, भाई बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक, और लाल रंग का विचलन क्या हो रहा है, भाई सबसे कम हो रहा है विचलन, सबसे कम। कम कम विचलन का मतलब इसका प्रकीर्णन भी क्या हो रहा है, कम। प्रकीर्णन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, भाई सबसे ज्यादा, इसलिए हम इसी का सिग्नल वगैरह देने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा बनता है मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ये मानव नेत्र से संबंधित क्वेश्चन है, वो हमारे पास आ गए हैं। ठीक है भाई। दूसरा है दूरदृष्टि। कॉर्निया के बाद आ जाता है दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का क्या हो जाना होता है, भाई छोटा हो जाना होता है। देखो नेत्र गोलक क्या होता है, भाई नेत्र गोलक का मतलब ये है हमारे पास कि ये जो भाग हमारा नेत्र गोलक कहलाता है, यदि ये छोटा हो गया तो मतलब हाँ हो जाता है दूरदृष्टि दोष हो जाता है, जिसमें दूर की वस्तुएं तो क्लियर रहती है लेकिन पास की वस्तुएं ब्लर हो जाती है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। आँख के रंगीन जो भाग हमें बाहर से दिखाई देता है ना, उसे हम आइरिस कहते हैं। और नेत्रदान की यदि हम बात करें तो कॉर्निया जो झिल्ली हमारी आंख में पाई जाती है उसको दिया जाता है, पूरी आंख को दान में नहीं दिया जाता है। आंख के बीच में एक छोटा सा छेद पाया जाता है जहाँ से ऊपर प्रकाश प्रवेश करता है, इसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। बाकी का ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आ जाता है 11 पार्ट, जिसका नाम है विद्युत। तो विद्युत से यदि हम क्वेश्चनों की बात की जाए तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का जो पैटर्न है ना, वो एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे यदि देखा जाए तो हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बार बस आप इनको क्या करके जाइए, रीड करके जाइए, और इन्हीं से ही आपका क्वेश्चन कहीं से भी एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। जैसे भी हम बात करें तो इसके अंदर चाहे आप 70 क्वेश्चनों की बात करो, सही विकल्प की बात करो, खाली स्थान की बात करो, 2 नंबर के क्वेश्चनों की बात करो, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न हमारे पास पूछा जाता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। एज इट इज क्वेश्चन ऐसे लाइन टू लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एग्जाम हॉल में। तो एक बार आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रीड जरूर करके जाइए। तो विद्युत की यदि हम बात करें, करंट की यदि हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की यदि हम बात करें, इसी को बोला जाता है भाई, ये हमारे पास जो विद्युत दे रखी है, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो भी है, इसी को बोला जाता है विद्युत, या फिर हम इसको विद्युत धारा भी बोल देते हैं, विद्युत धारा। ये बात हमें याद रखनी है। अब देखो विद्युत धारा की बात कर हम करें तो इनके हमें मात्रक याद रखना है भाई। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर होता है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास फिर विभव, इसका मात्रक वोल्ट होता है। तीसरा आ जाता है फिर हमारे पास प्रतिरोध, प्रतिरोध इसका मात्रक आर से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक होता है क्या, ओम, और इसका होता है हमारे पास वोल्ट। तो ये 3 चीजें हमें फिलहाल याद रखनी है, बाद बाकी की हम इस पर चर्चा
करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें कि हमारे पास जो विद्युत धारा है ना, वो विद्युत धारा है क्या, किसे हम विद्युत धारा कहेंगे। तो भाई विद्युत धारा का मतलब ये है कि सबसे पहले तो करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए, विद्युत धारा फ्लो होने के लिए हमें एक क्या चाहिए भाई, चालक चीज चाहिए। चालक मतलब जिसके अंदर करंट आता हो। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर हमारे पास हो जाता है क्या, आवेश बटे दर। दर मतलब होता है यहाँ पर समय, समय। और विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, आई से। तो आई बराबर बन जाता है हमारे पास Q बटे T। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। अब हम बात करें, जो आवेश हमें दे रखा है ना, उसका मात्रक होता है हमारे पास क्या, कूलाम। और समय का मात्रक होता है क्या हमारे पास, सेकंड। तो कूलाम बटे सेकंड को ही हम कह देते हैं क्या, एम्पियर। ये हमारे पास एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक हमारे पास बन जाता है क्या, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है हमारे पास, एम्पियर। अब दूसरी बात आती है हमारे पास, अब हमसे पूछ लिया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आवेश होता है। कूलाम में होता है भाई, आवेश का मात्रक क्या है भाई, कूलाम। तो याद रखना है भाई इसको। दूसरा आ जाता है विभव और विभवांतर का मात्रक क्या होता है भाई, दोनों का ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, देखो अब आ जाता है, देखो अभी हमने पढ़ा कि विभव हो या विभवांतर हो, उन दोनों का मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। तो हमसे बात की जा रही है फिर एक वोल्ट क्या है भाई। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, देखो ये दो कोई बिंदु दे रखे हैं हमें, मान लो एक बिंदु ए है और एक बिंदु हमें ये बी दे रखा है। और यहाँ पर कहीं पर हम किसी एक कूलाम आवेश को रख लेते हैं भाई, ये एक कूलाम आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, इस बिंदु है, इस बिंदु से इसको इस बिंदु तक ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ रहा है, जो कार्य करना पड़ रहा है, कार्य का मात्रक होता है हमारे पास क्या, ऊर्जा, तो वो सॉरी जूल, जूल। तो जो भी इसको कार्य करना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, उस ही हम इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कह देते हैं भाई, 1 वोल्ट का विभवांतर कह देते हैं कि भाई यहाँ पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो गया है। तो दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है भाई, 1 वोल्ट होता है। याद रखना है विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है, याद रखना है विभवांतर का मापन हम करते हैं किससे, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर हमारे पास उपकरण है, ठीक है। उसके बाद आता है कि विद्युत सेल तथा प्रतिरोध के प्रतीक चिन्ह बनाइए। भाई ये क्वेश्चन भी ये बहुत पूछा जाता है भैया हमसे एग्जाम में, प्रतीक चिन्ह बनवाने के लिए हमसे पूछे जाते हैं। जैसे कि हमें विद्युत सेल दे रखा है, ये रहा हमारे पास एक विद्युत सेल, इनके ये प्रतीक चिन्ह होते हैं, एक साइड प्लस का साइन और एक साइड हमारे पास काय का साइन है, माइनस का साइन, ये हमारा इसका प्रतीक चिन्ह है। ये विद्युत सेल हमारे पास हो गया। दूसरा आता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध वाला ये सिंबल जो है ना, वो हमारे पास इस तरीके से हमें बनाने को दे दिया जाता है। ये हमारा प्रतिरोध का साइन होता है, इस पर हम क्या लिख देते हैं, आर लिख देते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या है भाई, जब किसी तार के अंदर धारा बहती है तो तार क्या होने लगती है, गर्म, मतलब तार धारा के बहने को विरोध उत्पन्न करने वाले पदार्थ को हम क्या कह देते हैं, प्रतिरोध कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास कि किसी चालक का वह कौन सा गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है भाई, इसी को तो हम कहते हैं क्या, प्रतिरोध। यही हमारा प्रतिरोध कहलाता है भाई। जब जब चालक में आवेश प्रवाह होगा तब तब क्या उत्पन्न होगा भाई, प्रतिरोध उत्पन्न होगा, रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा। और यही हमारा कहलाता है, या तो हम कहें कि आवेश के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला, या हम कहें कि धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला ही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक हमें याद रखना है, प्रतिरोध का मात्रक होता है हमारे पास क्या, ओम, ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। ओम एक व्यक्ति थे, इन्होंने ओम का नियम हमें दिया था। तो यदि हम बात करें प्रतिरोध बराबर आर बराबर होता है हमारे पास भी बटे क्या, आई, ठीक है। आर भी मतलब ये क्या है, वोल्ट, इसका मात्रक क्या होता है हमारे पास, वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट।
और इसका मात्रक हमारे पास क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर होता है। तो एम्पियर मात्रक यदि प्रतिरोध का निकाला जाए तो वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम क्या कह देते हैं भाई, ओम कह देते हैं, याद रखना है ओम। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, यही हमारे पास कहलाता है इसका बात, ठीक है। विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम बताइए भाई। एक और होता है हमारे पास, देखो जब कोई परिपथ है उसमें हमें यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध को बदलना है, कम या ज्यादा करना है, तो उसे हम कहते हैं क्या, धारा नियंत्रक, याद रखना है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है। देखो लंबाई की यदि हम बात करें तो लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा भाई, ज्यादा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध जो होता है ना किसी चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, याद रखना है। तो चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी मोटाई यानी क्षेत्रफल पर किस तरीके से निर्भर करता है, तो प्रतिरोध जो होता है ना वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तार को मोटा कर दो तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मोटे तारों का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। क्लियर? आगे आ जाते हैं। आगे दे रखा है हमें, देखो 1 ओम, 2 ओम और ये 3 ओम के प्रतिरोधों को यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कुल प्रतिरोध कितना होगा भाई, ये बात दे रखी है। तो भाई श्रेणी क्रम का हमें फॉर्मूला याद रखना है। ये दे रखा है आर टोटल बराबर, हम ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है, हमें याद रखना है। जब हम 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ये है श्रेणी क्रम। तो मतलब प्रतिरोधों को हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो आर टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सबको जोड़ दोगे तो 6 आंसर हमारे 3 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का हो जाएगा। लेकिन अब हम कहते हैं, हम इन तीनों प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो भाई ये आर टोटल समांतर क्रम में निकालने का है हमारे पास। ये फॉर्मूला किसका है, समांतर क्रम में, क्योंकि हमने क्लास नोट्सों के अंदर पढ़ा हुआ है। समांतर अंदर के अंदर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास देखने को मिल जाएगा। तो देखा जाता है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं की प्रतिरोधकता से क्या होती है, अधिक या फिर कम होती है। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हैं। प्रतिरोधकता अधिक होती है। नेक्स्ट देखो पार्ट की बात करते हैं। अगले में आ जाता है हमारे पास क्या, देखो परिपथ में अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो भाई ये है श्रेणी क्रम में। जब हमें किसी परिपथ के अंदर प्रतिरोध ज्यादा चाहिए, मतलब धारा क्या चाहिए, कम, तो हम उनको सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो इस श्रेणी क्रम में हमें प्रतिरोध क्या मिलेगा भाई, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो भाई ये है हमारे पास समांतर क्रम। समांतर क्रम में हमें प्रतिरोध क्या होता मिलता है, कम। और जब प्रतिरोध कम होता है तो हमारे पास जो धारा है ना उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ऐसा ही हम हमारे घर के अंदर जो उपकरण जुड़े हुए हैं ना वो इसी क्रम में जुड़े रहते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, इसीलिए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। भाई विद्युत धारा को मापने के लिए हमारे पास है अमीटर। विद्युत हीटर में धारा प्रवाहित करने पर, ये हीटर है हमारे पास, हीटर में धारा प्रवाहित करने पर गर्म या ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह किस प्रभाव को दर्शाती है। भाई ये होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। मतलब जब तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार क्या होने लगते हैं, गर्म। तो इसी को हम विद्युत धारा का क्या कह देते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कह देते हैं। नेक्स्ट बन जाता है विद्युत धारा आई द्वारा समय टी में उत्पन्न ऊष्मा एच में संबंध क्या होता है। भाई याद रख लेना, विद्युत धारा और उत्पन्न ऊष्मा में संबंध, जिसको हम जूल के नियम कह देते हैं। एच बराबर हमारे पास होता है क्या, आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जूल तापन का सामान्य उपयोग कहाँ किया जाता है। तो भाई विद्युत परिपथों में फ्यूज के रूप में किया जाता है, जी हम जानते हैं भाई। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की क्षय होने की दर को क्या कहते हैं भाई, इसी को कहते हैं हम विद्युत शक्ति। कि 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा का क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, हम उसे विद्युत शक्ति कह देते हैं। विद्युत शक्ति P1 विभवांतर भी तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए भाई। तो ये P1 नहीं है यहाँ पर, विद्युत शक्ति P और विभवांतर V और विद्युत धारा I में संबंध बताइए भाई। ये संबंध क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास P बराबर क्या होता है, VI। याद रखना है, जरूरत पड़ेगी हमें। विद्युत शक्ति का मात्रक हमें याद रखना है, इसका मात्रक होता है क्या, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक हमारे पास होता है वाट।
ऐसा ही मात्रक वाट है। देखो बाकी की हम बात करते हैं इसके बारे में। फिर आ जाता है हमारे पास कि वाट तथा किलोवाट में क्या अंतर है। वाट तथा किलोवाट में क्या संबंध है भाई। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। ये बात हमें याद रखनी है। मतलब 1 किलोवाट KW बराबर होता है आपका 1000 वाट। ये है हमारे पास, इसलिए लेसन को याद रखना है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक हमारे पास किलोवाट घंटा होता है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम यूनिट कह देते हैं भाई। यूनिट इन्हीं को बोलते हैं कि भाई एक हमारे घर के अंदर 1 यूनिट का खर्चा हो गया, या 2 यूनिट का खर्चा हो गया, 3 यूनिट का खर्चा हो गया, इसी को निकाला जाता है। दूसरा बन जाता है हमारे पास के 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध है भाई। संबंध है तो ये दे रखा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है हमारे पास 3.6 इंटू 10⁶ जूल। याद रखना है। विद्युत आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, जी हम पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा I बराबर Q बटे क्या हो जाता है हमारे पास T। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक क्या होता है हमारे पास सेकंड। ठीक है, यदि किसी चालक से प्रति सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो हम कह देते हैं उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान भी कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी। नेक्स्ट आ जाता है कि विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं भाई। बिल्कुल सही बात है। बंद पथ की यदि हम बात करें, ये जो वायर हमें दे रखा है, जब तक ये इससे बैटरी लगा दो, इसके अंदर एक बल्ब लगा दो, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए लगा दो, तो ये पूरा परिपथ एक बंद परिपथ कहलाता है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन आवेश तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर, विद्युत दाब के अंतर को विभवांतर कहते हैं, और विभवांतर उस चालक के इलेक्ट्रॉन आवेशों को गति ला देने और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो वही विभवांतर जब तक नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे, और गति जब तक नहीं करेंगे तब तक विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो हमें ये विभवांतर या तो हम बैटरी से देंगे या किसी भी बाह्य सोर्स से दिया जाता है, तब जाके हमारी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया दो बिंदुओं के पास जो है ना, उसी तो हम विभव कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभव जो होता है ना, वो क्या है भाई हमारे पास। तो देखो, किया गया कार्य और आवेश, कार्य बटे आवेश को हम विभव कह देते हैं। इसका SI मात्रक जो होता है ना, वो वोल्ट होता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास। 1 वोल्ट की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने इसको कंप्लीट किया था कि 1 वोल्ट की परिभाषा का मतलब है कि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो वो हमारे पास 1 वोल्ट विभव कहलाता है। अमीटर का उपयोग हम विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं, और इसको हमेशा हमारे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। वोल्टमीटर परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। मतलब वोल्टमीटर लगेगा समांतर क्रम में, अमीटर लगेगा श्रेणी क्रम में। अमीटर से हम मापते हैं धारा, वोल्टमीटर से मापते हैं हम वोल्टेज। ठीक है, ये बात याद रखनी। दूसरा हमारे पास आ जाता है ओम का नियम। ओम का नियम। अब ओम के नियम की बात की जाए तो ये क्या क्या कहता है कि जब देखो किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा यानी करंट, उसके सिरों के मध्य लगाया गया वोल्टेज या विभवांतर, उसके क्या होती है भाई, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात सिरों धारा जो है ना, वो भी के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। जब इस समानुपाती के साइन को यहाँ से हटाया जाएगा तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, आर कह देते हैं। तो अब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है कि धारा बढ़ेगी वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा धारा बढ़ेगा, बढ़ जाती है। इसे हम ओम का क्या कह देते हैं भाई, नियम कह देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा कि आर बराबर किसके समानुपाती थी, उसके सिरों के विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। सिरों के विभवांतर के बढ़ने पर विद्युत धारा भी क्या हो जाती है, हमारे पास बढ़ जाती है। ये हमारे पास कंसेप्ट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, इसको हम बनाएंगे आगे। आगे बन जाता है हमारे पास क्या, कि किसी चालक का प्रतिरोध, चालक के प्रतिरोध की यदि बात की जाए तो चालक का प्रतिरोध, तो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट करने वाला है ना, उसी को तो हम क्या कह देते हैं, प्रतिरोध। इसका मात्रक ओम होता है, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न पर निर्भर करता है। देखो
चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करने वाला है, उसकी क्षेत्रफल मोटाई पर निर्भर करने वाला है, उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करने वाला है कि पदार्थ किस धातु का बना हुआ है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो इनको। तापमान पर भी निर्भर करने वाला है। ठीक है, तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। नेक्स्ट फिर पॉइंट बन जाते हैं कि प्रतिरोधकों के विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, व्यवहारिक उपयोग। इसके दे रखे हैं, देखो विद्युत स्तरी मतलब प्रेस, विद्युत टोस्टर मतलब हीटर, हीटर हमारे पास, और विद्युत तंदूर ये विद्युत हीटर आज ये सब जूल के तापन के नियम पर आधारित कुछ युक्तियां हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किसी विद्युत परिपथ में अथवा विद्युत ऊर्जा की हानि की दर जो होती है ना, वो विद्युत शक्ति कहलाती है, जो एक जिसे हम वाट से प्रदर्शित करते हैं। 1 किलो वाट बराबर 1000 होता है। इसका एसआई मात्रक इसका नहीं है भाई, विद्युत धारा का एसआई मात्रक हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा हो चुका है, 1 एम्पीयर कहलाता है। क्लियर, तो ये हुआ हमारा ये वाला पोर्शन। अब आ जाता है हमारा इसके अंदर कुछ विद्युत परिपथ के आरेख हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम, ये हमें दे रखे हैं। किसी विद्युत परिपथ सामान्यतः उपयोग होने वाले अवयव, ये अवयव हमसे पूछे जाते हैं। देखो कि विद्युत सेल का सिंबल क्या होता है हमारे पास, ये हमें याद रखना है। तो ये सभी लोगों को अच्छे से बना लेना है और इनको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद ये ऊर्जा, विद्युत शक्ति के मात्रक का ऊर्जा, ये हम सब पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, अमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है हमारे पास और कैसे संयोजित किया जाता है भाई, श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विभवांतर वोल्ट। और हाँ, याद रखना एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं भाई, 740 वाट होते हैं। विभवांतर मापना वोल्टमीटर कहलाता है। किसी तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, वो याद रखना है आपको, कितना होता है, 0। फ्यूज तार जो होता है ना, घर में उपकरणों को खराब होने से क्या करता है, बचाता है। तो वो फ्यूज तार जब जोड़ा जाता है ना परिपथ में, तो वो लगाया जाता है श्रेणी क्रम। अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ने वाले हैं हम, तो ये जुड़ेगा हमारा श्रेणी क्रम के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट श्रेणी क्रम के बाद आ जाता है प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घरों में सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ये हमारा हो चुका है। बाकी का ये संबंध हमारे हो चुके हैं। विभवांतर विद्युत धारा और प्रतिरोध में संबंध V बराबर IR, जो कि हमारा ओम का नियम कहलाता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला हो गया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आवेश और विद्युत धारा में संबंध क्या होता है भाई, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो Q/T हमारे पास हो जाएगा। आवेश का मात्रक हमारा हो चुका है एकांक कूलम, और एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए हमें उसे बोलते हैं विभवांतर। और किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका, धारा नियंत्रक का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि यदि हम किसी परिपथ में जो तार है, उस तार की लंबाई को यदि हम खींचकर दुगना कर दें, तो अमीटर का जो पाठ्यांक है ना, वो कितने गुना हो जाएगा भाई, उसको याद रख लेना है आपको कि 1/4 हो जाएगा। विद्युत संचरण के लिए प्राय किन दो धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है भाई, एक तो तांबा और एक एल्यूमिनियम। इन दो धातुओं का उपयोग हम विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते हैं। बाद बाकी का आ जाता है हमारे पास विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या है, किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को हम क्या कह देते हैं, विद्युत परिपथ कह देते हैं, जिसमें से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। परंतु यदि परिपथ कहीं से टूट जाता है या हम इसका स्विच ऑफ कर देते हैं, तो धारा प्रवाह होना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये थे आज की क्लास के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का वन लाइनर। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिर चैप्टर 12 और चैप्टर 13। इनके आपको ऑब्जेक्टिव जो है वन लाइनर है, जो आप अगली क्लास में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, जिसमें हम 12 चैप्टर और 13 चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चनों को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे।